एक महिला वक्ता हमारे बीच में है जो विंग कमांडर रही हैं और अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। बहुत ही शानदार सा उद्बोधन आपको सुनने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक के बाद एक इतना शानदार गुलदस्ता हमने सजाया है कि आपको रोज़ सुनेंगे तो 8 दिन बाद आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको ज़िंदगी भर काम आएंगी, और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो हम साझा करते रहते हैं और हमारे वक्ता हमें सुनाते हैं। अभ्यास मंडल आप सभी लोगों का संगठन है, और जब आप सब आ जाते हैं तो हमें अपने वक्ताओं के साथ ये कहने में गर्व महसूस होता है कि हमारी संस्था 65 साल पुरानी है, और ये हमारी नहीं, अपनी संस्था 65 साल पुरानी है, ये हम कहते हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अगले 2-3 मिनट में हमारे बीच हमारी अतिथि यहाँ आने वाली है। मैं चाहूँगी कि हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारी आज की अतिथि माननीय अनुमा आचार्य मंच पर आ रही हैं। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं स्वागत आमंत्रित हमारे भाई सत्यनारायण पटेल पूर्व विधायक भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगी कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारी व्याख्यानमाला समिति के उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ साथी गौतम कोठारी जी से भी निवेदन करूँगी कि वे आएँ और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबको जैसे मालूम ही होगा कि आज मदर्स डे है, तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत माँ को याद करने से करते हैं। बहुत सारी माएँ यहाँ उपस्थित हैं और 2 मंच पे भी हैं। किसी ने कहा है कि चलती फिरती आँखों से अजा देखी है, चलती फिरती आँखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। तो आप सभी की माँओं को सादर प्रणाम, और मैं अपनी माँ को सादर प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने संस्कार दिए कि किसी भी स्थिति में मैंने किताबों का और विद्या का साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा कहती थी कि जब प्रेयर करो, जब प्रार्थना करो, तो हम कहते हैं घर देना, यश देना, ये देना, वो कहते हैं ईश्वर से कहना बुद्धि देना, अच्छी बुद्धि देना, बाकी सब हम कर लेंगे। तो रोज़ सुबह जब भी ईश्वर से कहो तो कहना अच्छी बुद्धि दे और बाकी सब हम कर लेंगे। तो आप सभी के लिए, अपने लिए और यहाँ मौजूद इस शहर के लिए मैं मांगती हूँ कि हमारी माँ जहाँ कहीं भी हो, नहीं है तो हम उनके लिए दुआ करते हैं, और हैं तो उनका ध्यान रखना शुरू करिए। ये मत सोचिए कि ऐसा होगा तब माँ के साथ जाऊँगा, वैसा होगा तब माँ को ले जाऊँगा, क्योंकि कल सुबह पता नहीं कि आप रहें न रहें या माँ रहे न रहे। तो अगर माँ को याद करना है तो आज शाम को जाके कर लीजिएगा, फ़ोन पे चिट्ठी लिख लीजिए, बात कर लीजिए, कहीं पास में हो तो गले मिल लीजिए, तो ये मातृ दिवस सफल हो जाएगा। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है व्याख्यानमाला के आज के दूसरे दिन के कार्यक्रम में। हमारे बीच है हमारी अतिथि अनुमा आचार्य जी, जो विंग कमांडर रही हैं, और जब सेना में महिलाओं को नहीं लिया जाता था तो ये पहले बैच में जो 6 महिलाएं ली गई थी प्रयोग के तौर पर, उनमें से एक रही हैं। अपने संस्मरण आपको सुनाएंगे। उसके बाद अनुमा जी ने जब बहुत सारे संघर्ष के बाद एक उनको विंग कमांडर का स्थान मिला, और उसके बाद फिर जब उन्होंने उसको छोड़ा तो उन्होंने समाज सेवा की तरफ जाना शुरू किया, और बाकी जानकारी आपको वो ही बताएंगी, क्योंकि आज जो विषय है उसके साथ साथ हम उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी अपनी साथी विनीता देव को कि वे आएँ और माननीय अनुमा आचार्य जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूँगी अपनी साथी सुशीला यादव जी का, जो कि एडवोकेट है, वो आएँ और हमारी अतिथि अनुमा आचार्य जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूँगी हमारी पत्रिका के संपादक और वरिष्ठ साहित्यकार सुरेश उपाध्याय जी को, वे भी आएँ और अनुमा जी का स्वागत करें। और हमारी युवा टीम में से मुंतहा शेख, हमारी युवा कार्यकर्ता, वो भी आए और अनुमा आचार्य जी का स्वागत करें।
हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सत्यनारायण पटेल जी हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं। ये वैसे तो अभ्यास मंडल का ही हिस्सा है, क्योंकि आपके पिता, उन्हें मैं आज याद करती हूँ, वो अभ्यास मंडल के किसी भी काम के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कोई भी व्यवस्था करनी हो उन्हें बोले और व्यवस्था हो जाती थी। और कभी हमें कोई मीटिंग भी करनी होती थी तो उनका ऑफिस, सभी ऑफिस जहाँ भी हैं, स्कूल कॉलेज, हर वेन्यू हमारे लिए उपलब्ध होता था। मैं उन्हें आज सादर याद करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। भाई सत्यनारायण पटेल के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे उपाध्यक्ष पराग जटाले जी को, हमारे साथी राजेंद्र बिल्लोरे जी को और हमारे साथी राजा चौधरी को। विंग कमांडर राधेश्याम मुकाती जो स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से दो विंग कमांडर का स्वागत करें। दोनों विंग कमांडर हमारे बीच में। बहुत बहुत स्वागत है हनुमान जी आपका हमारे अभ्यास मंडल में। और ये एक संस्था नहीं, एक मुहिम है जहां हम दिल खोल के बातें करते हैं, दिल खोल के सवाल पूछते हैं और हमारे जो अतिथि होते हैं वो भी दिल खोल के जवाब देते हैं। दिन भर से जब मेरी बातचीत हुई हनुमान जी से तो ये बात पता चली कि उनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब था और वो गिर गई थी। उनको करीबन 23-24 टाँके आए थे, वो रिकवर कर रही थी। उसी दौरान एक दिन किसी काम की वजह से या बिना किसी को बताए वो कहीं गई और उसके बाद इन्होंने उन्हें बहुत ढूंढा और वो नहीं मिली। हनुमान जी, मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ, याद करती हूँ। वो जहाँ भी होंगी अच्छे से होंगी और आपके सपनों में, आपकी दुआओं में हमेशा आपके लिए आती रहेंगी, ये हम उम्मीद करते हैं। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी पूर्व सैनिक अधिकारी विंग कमांडर उमा आचार्य को और वर्तमान में प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। वो आए और आज बात करेंगी भारतीय सेनाओं में महिलाओं की भूमिका। सेनाओं शब्द का इस्तेमाल मैंने उन्हीं से पूछ के किया है, क्योंकि जब हम सेना की बात करते हैं तो किसी एक विंग की बात करते हैं, जब हम सेनाओं की बात करते हैं तो हम तीनों विंग की बात करते हैं। तो वो आज बात करेंगे हमसे कि भारतीय सेनाओं में महिलाओं की भूमिका क्या थी, क्या है और क्या उम्मीद की जानी चाहिए। सादर आमंत्रित करती हूँ जोरदार तालियों से। जय हिंद। अभ्यास मंडल 1959 से इस तरह के व्याख्यान माला और दूसरे इवेंट्स, दूसरी मुहिम कर रहा है और आज मुझे उन्होंने अपने इस बहुत ही सम्मानजनक व्याख्यान की श्रृंखला में आमंत्रित किया है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरी टीम बहुत ही मुझे ऐसा लगा मुस्तैद, बहुत अनुशासित, बहुत स्नेही। चाहे वो पहले नंबर पे मेरी जब बात हुई तो मनीषा जी हों या उसके बाद यहाँ आने के बाद अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, हमारे कोठारी जी, माला जी, वैशाली जी, सभी, तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों के बीच आकर इस व्याख्यान माला में महिला अधिकारियों के बारे में बोलते हुए मुझे एक खुशी इसलिए और भी हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें जो कि आपने देखी पिछले 4 दिनों से, हम कर्नल सोफिया कुरैशी को और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को हम देख रहे हैं कि वो रक्षा मंत्रालय की ब्रीफिंग करती हैं और उनकी आवाज़ देखिए, संयत, सधा हुआ, अनुशासित। आपने देखा होगा कोई उन्माद नहीं, गलत बयानी नहीं, जो बात है वो बात करती हैं। तो भारतीय सेनाओं ने अपनी महिला अधिकारियों को इसी तरह से ट्रेन किया है। अभी मेरे बारे में बात करते हुए जब मनीषा जी ने कहा तो आपको एक बढ़िया कोई चूचू का मुरब्बा लगा होगा कि राजनीति में आते समय ये बीजेपी में गई और फिर आम आदमी पार्टी से लड़ी और फिर वो कांग्रेस में आ गई।
उसके बारे में बताऊंगी मैं। लेकिन एक बात सबसे पहले बता दूं कि मैं बीजेपी में कभी नहीं थी। बीजेपी के साथ काम किया, उनके साथ मैं कभी एज अ फॉर्मल कभी उस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। और जब मुझे उन्होंने आमंत्रित किया था 2018 में, तो मैंने उन्हें मना किया था। उसकी काफ़ी प्रेस में कवरेज थे और जो पत्रकार लोग हैं वो इस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं हूँ कौन, जो आपके सामने सिर्फ एक फौज की विंग कमांडर हूँ, क्या इतना काफ़ी है? कहीं मेरा जन्म हुआ होगा तो वो शहर विदिशा है, और विदिशा में मेरे पिता का परिवार, हमारा एक मंदिर है विदिशा शहर के बिल्कुल चौराहे पर। पिछले 100 सालों से हमारे परिवार के लोग उसके पुजारी हैं और उसे कांच मंदिर कहा जाता है। जब मैं पैदा हुई तो मेरी नानी जी जो थी, उस समय वो इंदिरा गांधी जी का सशक्तिकरण अभियान था, उससे पहले वो ग्राम सेविका के रूप में आई। अधिकांश समय वो इंदौर रही। इंदौर मेरी एक तरह से ननिहाल रहा है, और मेरी माँ ने यहाँ से BA LLB किया है, यहाँ के लॉ कॉलेज से। तो नानी जी एक ग्राम सेविका से बनते बनते उन्होंने जब अपना पढ़ाई करती गई, MA किया, डबल MA किया, PhD किया, तो वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर तक बनी। तो मेरी नानी एक बहुत सशक्त महिला थी। पर दादी जी के परिवार में मेरी दादी जी उस समय 6ठी क्लास पास थी, जो कि बहुत अच्छा माना जाता था। वो अपनी लिखाई पढ़ाई खुद करती थी। तो जब मेरा जन्म हुआ तो बहुत समय के बाद परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ था। तो हमारे घर के जो परिवार के रिश्तेदारों को बड़ी दिक्कत हुई जब मेरे जन्म पर 2 बार बधाई बजी। जब मेरी दादी ने बजवाई पहले, और फिर मेरी नानी जी ने भी बजवाई। तो इस तरह से वो महिला सशक्तिकरण, उस समय की महिलाओं की हम बात सोचते हैं आज से 5 दशक पहले, तो मुझे बड़ा गर्व होता है। और 3 बहनों के परिवार में मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिता स्वर्गीय ब्रजमोहन आचार्य मध्य प्रदेश सरकार की वन सेवा में एक अधिकारी थे। जब हमने अपना अधिकांश समय, मेरी पढ़ाई सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हुई है लगभग 9 साल। हम आज का जो छत्तीसगढ़ है, तब वो मध्य प्रदेश था, तो हम वहाँ ज़्यादा रहे, बिलासपुर, अंबिकापुर, और फिर बाद में इस तरफ आते हुए शहडोल और फिर भोपाल। तो मेरे पिता, जब जैसे इन्होंने बताया कि मेरी माँ को एक सिर में गहरी चोट लगी थी, तो मेरी माँ अपने समय से शायद 150 साल पहले पैदा हुई थी। जो उनका समय था उससे वो शायद मेरी जनरेशन में पैदा होती, मुझे ऐसा लगता है। वो इतनी लिबरल इंसान थी, अकेले जाने में कभी डरती नहीं थी, हम लोगों को भी साथ लेके जाती थी। और वो एक ऐसा दौर था जब महिलाएं बहुत संरक्षित होती थी। तो ऐसे में मेरी माँ एक बहुत अच्छी, और वो स्कूटर चलाया करती थी बजाज चेतक, उसमें हम पीछे बैठकर उनके साथ जाते थे, गियर वाला स्कूटर था। तो माँ को जब सिर में चोट लगी, उसके बाद 1 महीने के बाद जब वो हील हो रही थी, तो हमने देखा कि उनके व्यवहार में कुछ अजीब सा परिवर्तन था। हम अपने घर के लोगों को अक्सर पहचान नहीं पाते हैं। आज के ज़माने में मानसिक जो बीमारियां हैं वो बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन उनके ऊपर निगाह तब होना चाहिए कि जब हमारे घर का व्यक्ति कोई अलग तरह से व्यवहार करे। तो उनको डिप्रेसिव साइकोसिस नाम की एक इंड्यूस्ड बीमारी हुई, क्योंकि वो सिर में गहरी चोट थी। उसमें 6 महीने जो व्यक्ति होता है वो डिप्रेशन की स्थिति में होता है, अवसादग्रस्त होता है। बीच के 2 महीने वो लगातार जैसे पहले होता था वैसे होता है, नॉर्मल इंसान, और 3-4 महीने फिर वो उसको एग्रेशन होता है, जिसको घर के लोग पहचान सकते हैं, बाहर के लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो कभी आपके घर में कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा एग्रेसिव हो, उत्तेजित हो, तो ध्यान रखिएगा। तो हम उस दौरान, जब मैं MSc प्रीवियस में मेरा एडमिशन हुआ, भोपाल आए, तो माँ घर पे रहती थी, और हम उनके, चूँकि मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, मैंने MSc बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया था, बाबा का ऑफिस काफ़ी दूर था, तो माँ घर में अकेली रहती थी। तो दोपहर की दवाई जब हम उनसे पूछते थे कि आपने खा ली है, रखी है, तो वो हमें रैपर दिखाती थी हमेशा कि ये देखो मैंने खा लिया है। और वो ऐसा भी दौर था कि चूँकि मेरे नाना नानी की इकलौती संतान मेरी माँ थी, तो नाना जी को कैंसर हुआ और वो भोपाल आए। तो हमारे 4 इमली के घर से हमीदिया बहुत दूर था, मेरे पिता और मेरे बीच में हम दोनों को ही खाना लेकर जाना, उनके पास रहना, ये सब होता था। तो माँ के ऊपर से
जो ध्यान हम पहले देते आए थे 2 सालों में, वो नहीं दे पा रहे थे। और उसके बाद नाना जी की जब मृत्यु हुई तो मेरी माँ बहुत डिप्रेशन में थी। उन्होंने कहा कि देखो अब तो मेरे पिताजी भी चले गए, मेरे हालत ऐसे हो गए हैं, तुम लोग लड़कियां ही हो, तुम्हारी उम्र कुछ नहीं है। और ऐसे ही 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन था। उन्होंने मुझसे कहा कि पिछले 3 सालों से तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया है, तो आज तुम जाओ और कुछ मिठाई ले आओ और 2-3 दोस्तों को बुला लो जो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हों। और माँ ने नाम लेके कहा कि इन 2 दोस्तों को बुला लो। मैं गई। 1.5 घंटे के बाद जब मैं घर में लौटी तो मेरे घर में बिल्कुल सन्नाटा था। जब मैं गई थी तो 2 सर्वेंट काम कर रहे थे, कुछ लोग थे जो जाने वाले थे लेकिन वो थे। तो मुझे अचानक ये बहुत अजीब लगा। और मेरे एक अंकल का बेटा था, उसने मुझे बताया कि एक फॉरेस्ट कॉलोनी की तरफ जाते देखा था, तो किसी को शायद आपके जन्मदिन के लिए इनवाइट करने गई हूँ। लेकिन मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक संदेह हो रहा था और मैं अपने पिता के पास उनके ऑफिस पहुंची। दोनों छोटी बहनें तो स्कूल में थी। तो पिता को मैंने बताया, हम तुरंत गए। हमने पहले तो FIR लिखवाई और फिर माँ को ढूंढना शुरू किया। आने वाले 1 साल में माँ तो नहीं मिली, लेकिन बहुत लोगों ने हमें झूठे, एक दूसरे के प्रति जिनकी लड़ाइयाँ होती थी, उन्होंने हमें गलत बयानी करके चिट्ठियाँ लिख के कि वो कहीं, किसी ने कहा कि वो धार के पास देखी गई हैं। हम हर जगह जाते थे। और उसके अलावा हमने 80,000 90,000 पैम्फलेट्स छपवाए थे। भारत में उस समय 25 राज्य थे। हम हर राज्य का नक्शा रखते थे और स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद हर एक का काम था कि हम कम से कम 100 एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखें। क्या एड्रेस लिखते थे? सिटी कोतवाली, ये वाला शहर। सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये वाला शहर। GRP, ये वाला शहर। ये करते हुए साल बीता, हमने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन एक दिन एक डॉक्टर की गलत मेडिकेशन से मेरे पिता की भी अचानक मौत हो गई। और उसके बाद चूंकि माँ थी नहीं, पिता शासकीय कर्मचारी थे, किसी भी दस्तावेज में उन्होंने माँ को ही उत्तराधिकारी बनाया हुआ था और ये मौका ही नहीं मिला था कि वो चेंज करते, क्योंकि हमारे अंदर तो उम्मीद थी ना कि माँ है। तो उनके जाने के बाद जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। और उस समय मैंने सतपुड़ा भवन में अपने पिता की जगह असिस्टेंट प्रोग्रामर की मुझे नौकरी मिली, जो मैंने ली क्योंकि सीधे दाल रोटी का सवाल था। और मैं एक ऑल इंडिया रेडियो की पहले बचपन में भी परफॉर्मर्स रही थी और उसके बाद मैंने युववाणी किया था। तो उन दिनों में मैंने हर संडे और सेकेंड सैटरडे को युववाणी करके, जो मुझे 150 रुपये एक प्रोग्राम का मिलता था, उसकी कीमत, मैंने पैसों की कीमत तब सबसे ज़्यादा समझी। और वो उन पैसों से मेरी बहनों की एक तो फीस भी जाती थी, कुछ मुझे तनख्वाह मिलती थी जो बहुत कम थी। पिता चले गए थे लेकिन खाने वाले और खर्चे तो उतने ही थे। तो इस तरह से एक दिन आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठे बैठे मैंने एक विज्ञापन देखा न्यूज़पेपर में, और उसमें लिखा था कि पहली बार भारत की सेनाएं महिला अधिकारियों को लेना चाहती हैं एक प्रयोग के तौर पर, और ये प्रयोग सिर्फ 5 साल के लिए होगा। अगर महिला अधिकारी प्रयोग में सफल होती हैं तो उन्हें 6 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा, और जब 11 साल पूरे हो जाएंगे तो 11 सालों के बाद ये महिला अधिकारी ये पूछ सकती हैं कि हमें भी पुरुष अधिकारियों की तरह पेंशनेबल सर्विस दीजिए। तो ये जो एक पत्र निकला था रक्षा मंत्रालय से, उसे केवल इंडियन एयरफोर्स ने निकाला था, और एयरफोर्स का विज्ञापन भी सबसे पहले आया था। लेकिन सेनाओं में हमारे आपस में होड़ होती है, तो इंडियन आर्मी ने अपना विज्ञापन तो बाद में निकाला, लेकिन महिला अधिकारियों के प्रशिक्षण का समय सिर्फ 6 महीने करते हुए उन्होंने अपनी महिला अधिकारियों को पहले अधिकारी बनाने का सोचा, कमीशन ऑफिसर। नेवी ने सोचा कि हम और भी आगे चले जाएंगे, तो उन्होंने प्रशिक्षण की अवधि 3 महीने कर दी और उनको अधिकारी बना दिया। तो जहां एयरफोर्स की महिला अधिकारियों ने 1 साल का प्रशिक्षण पुरुष अधिकारियों के बराबर लिया, वहां आर्मी की महिला अधिकारियों को 6 महीने का प्रशिक्षण मिला और नेवी की महिला अधिकारियों को सिर्फ 3 महीने का प्रशिक्षण मिला। सभी कमीशन अधिकारी कहलाए और जिस डेट में बने उस डेट से कहलाए। लेकिन आगे चल के हुआ ये कि पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी एंट्री तो हो गई। चलिए, एंट्री होने से पहले मैं चूंकि हिंदी माध्यम से पढ़ी थी, तो मुझे तो ऐसे लगने लगा कि क्या ये मैं कभी कर पाऊंगी। तो उस समय केवल दूरदर्शन होता था, यूट्यूब के चैनल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पढ़ने को किताबें थी। आप सभी जानते हैं जो उस समय को जानते हैं।
तो अब क्या किया जाए, एक तो ये भी नहीं मालूम था, परिवार में कोई फौज में ही नहीं था, तो कौन समझाता कि इसके एग्जाम कैसे होंगे। पर एक ऑफिसर थे जो कि वहाँ पोस्टेड थे भोपाल में, न जाने मुझे नहीं मालूम किसने कहा, लेकिन मैं उनसे मिलने गई और उन्होंने मुझे एक पिक्चर पर स्टोरी बनाने को कहा, यानी कि एक मुझे फोटो दिखाई और मुझे कहा इस पर एक स्टोरी लिखो जो 3 मिनट में खत्म होनी चाहिए, उसमें एक शुरुआत होनी चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। तो मैंने आधा सेकंड सोचा और एक स्टोरी लिखी। उन्होंने वो स्टोरी देखी, बोले हाँ मैं तुम पर अपना समय इन्वेस्ट करूंगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस बात से मुझे बड़ा बल मिला, क्योंकि बिना किसी कोचिंग के जब मैं गई थी तो मुझे लगा था कि पता नहीं क्या होगा। अब उन्होंने जब ये कह दिया तो दूसरी चीज थी इंग्लिश, अब उसके साथ कैसे सामना किया जाए। तो रिनी साइमन होती थी एक बहुत अच्छी एंकर, आप सभी जानते हैं, जो उस समय में न्यूज़ देखा करते थे। तो रिनी साइमन की जब जब न्यूज़ आती थी मैं उसे सुनती थी और उसको टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करती थी और उसके बाद उसको दिन में कम से कम 50 बार सुनती थी। उनका डिक्शन कैसा है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के लोग क्या करते हैं, पैर दुख रहे हैं, ए का प्रॉब्लम है हमको, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से ठीक करना है। तो उससे, और माँ के कारण मेरी हिंदी अच्छी थी। आज भी मैं कहती हूँ इतने सालों के बाद भी कि आज तक मेरे जीवन में स्कूल की शिक्षा से लेकर अब तक हिंदी की मात्रा की एक भी गलती नहीं की है मैंने। तो ये एक मौका था, तो इस तरह से इंग्लिश पर भी किसी तरह से कंट्रोल हुआ और मैं बनारस में, जिसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, वहाँ गई। 5 दिन का वहाँ टेस्ट होता है। पहले दिन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसको अगर आप क्लियर कर देते हैं तो फिर वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी आर्म फोर्सेस की तैयारी के लिए, एसएसबी देने के लिए, एग्जाम देने के लिए कोशिश की है? जी सर। जी, इधर यंग लोगों में कोई नहीं ट्राई भी नहीं किया? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी, मैं क्षमा मांगती हूँ जी। तो एसएसबी में साइकोलॉजिकली वो ये देखते हैं कि आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड कितना है, और आपके ऊपर अगर हम 10 मुसीबतें एक साथ आपको दें, 10 समस्याएं दें और आखिरी में ये बताएं कि आपके एक दोस्त के यहाँ पार्टी होती है, तो आप प्रेफरेंस किस चीज़ को दोगे? तो किसको प्रेफरेंस देंगे हम? समस्याओं को, 10 प्रॉब्लम्स हैं। एक, कहीं आपका एक जगह से हेडक्वार्टर में कुछ लीक हो गया है, एक जगह आपका फेंसिंग टूट गई है, एक जगह आपको ये पता चला है कि कोई ट्रेन जा रही है, उसके रास्ते में टेररिस्ट ने कुछ बिछा दिया है, और ये सब करते करते एक आखिरी में आपका 10वां टास्क है कि वो आपके एक स्टेशन की पार्टी है, तो वो भी है। तो किसको वरीयता देना चाहिए? ऑफ कोर्स पार्टी को नहीं देना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति जो उन सारे हर्डल्स को पार करके उसका समाधान बताते हुए ये कहे कि मैंने फिर पार्टी में जाके बहुत ब्लास्ट किया, यानी कि आप पूरे समय तैयार हैं, आप थक नहीं रहे, आप ये नहीं कह रहे मुझे आराम करना है। तो वो एक तरह का टेस्ट होता है आपकी मेंटल एबिलिटी का। 2-3 तरह के होते हैं। हार्ट क्वालिटीज देखी जाती हैं कि कैसे आप अपने साथी को साथ लेके चलते हैं कि नहीं। आपके माइंड क्वालिटीज देखी जाती हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज क्या हैं, आप कितना अनुशासन रखते हैं, आप अपना मिशन पूरा करते हैं कि नहीं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। तो ये इतना अच्छा टेस्ट है, वो 5 दिनों का, और उसमें एक इंटरव्यू भी होता है, और उस इंटरव्यू में आपको जितनी दूर आप बैठे हैं ना उतनी दूर इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैडेट को बिठाता है, जिससे कि आप कैसे बैठे हैं, क्या आपके पैर क्रॉस्ड हैं, क्या आपके बॉडी लैंग्वेज में किसी तरह का अंडर कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजें वहां टेस्ट की जाती हैं। तो इन सबको गुजरते हुए आखिरी दिन एक 9 ऑफिसर्स एक साथ बैठते हैं और वो ये बताते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। दरअसल 9 ऑफिसर्स में से कुछ ऐसे होते हैं जो 1-2 कैडेट्स के लिए संशय में होते हैं कि इनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए वो 9 के सामने से जब कैडेट एक कैडेट गुजरता है और उनसे 1 से 1.5-2 मिनट बात की जाती है, वहां निर्णय होता है कि इनको हमने अनुशंसित किया कि नहीं। अब हमारे जैसा बेचारा सिविलियन जो वहाँ उन लोगों के सामने गया और बाद में कहा गया कि अनुमा आचार्य भी उन लोगों में है जिनकी अनुशंसा हुई है, तो हमने गलतफहमी में समझ लिया कि हमारा सिलेक्शन हो गया है और आके सबको बोला जी हमारा तो सिलेक्शन हो गया है और अगली तनख्वाह नहीं लेंगे हम फॉरेस्ट के ऑफिस से। और बाद में
15 दिन बाद एक चिट्ठी आती है कि आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था लेकिन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है। तो ये किस्सा क्या था? ये किस्सा ये था कि जिस समय पहली बार महिलाओं की एंट्री निकली थी, अधिकांश बच्चे तो वैसे ही इंजीनियरिंग डॉक्टरी में चले जाते थे। पहले जो एक लॉट होता है जिसको हम क्रीम लॉट बोलते हैं वो निकल जाता था, दूसरा लॉट जो बचता था वो पीएससी यूपीएससी वाला होता था। तो बहुत भर भर के महिलाएं मतलब लड़कियां थीं और पहली बार में 30,000 एप्लीकेंट्स थे और वैकेंसी सिर्फ 9 थी और हम सोच रहे थे कि कम से कम 50 तो लेंगे, पर हमें वो मौका नहीं मिला। तो जब दूसरी बार हुआ तो रिकमेंडेशन हुआ, अनुशंसा हुई, पर कोई खुशी नहीं मनाई। पता था, क्या पता फिर एक चिट्ठी आएगी कि अपनी आपकी तारीफ करते हुए और फिर कह दिया जाएगा फिर से लगो लाइन में। लेकिन सेकंड टाइम जो कि महिला लॉजिस्टिक्स अधिकारियों का पहला बैच था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं एयरफोर्स एकेडमी पहुंची और एयरफोर्स एकेडमी में उसके आने वाले 6 महीनों तक मुझे चलने का अधिकार नहीं था। हम टॉयलेट जाएंगे तो भी, खाना खाने जाएंगे तो भी, एकेडमी जाएंगे तो भी हमें सिर्फ दौड़ना होता था, डबल अप। और जहाँ से हम डबल अप सुनते थे हम सिर्फ दौड़ना शुरू कर देते थे, हम और कुछ समझ में नहीं आता था। तो वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग हुई 52 हफ्तों की और पहली बार ये समझ में आया कि जितना पुरुष कर लेते हैं हम उतना कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई रियायतें पहले दूसरे तीसरे बैचेस ने नहीं ली, क्योंकि ये भी था ना दिमाग में कि प्रयोग के तौर पर आए हैं, फेल हो गए तो बाकी महिला अधिकारी कभी नहीं आ पाएंगी फौज में। तो प्रयोग को सफल करने का एक मादा था उस समय। और वहाँ मेरी वहाँ पर एयरफोर्स एकेडमी में ही सारे दूसरी सर्विस के अधिकारी भी फ्लाइंग सीखने आते हैं, बाकी उनकी ट्रेनिंग अपने जगह होती है। तो एक नेवल ऑफिसर थे जो अपने 8-9 नेवल ऑफिसर्स के साथ में ट्रेनिंग सीखने आए थे फ्लाइंग, और हमारे जैसे कैडेट्स को डांट लगा दिया करते थे चलते फिरते, लेकिन जब हम अपने म्यूजिक क्लब में गाना गाते थे तो वो लोग सुना करते थे। तो ऐसे ही एक नेवल ऑफिसर से गाना सुनते गाते फिर मेरी शादी हुई आगे चल के। और हमारी चूंकि पोस्टिंग साथ नहीं हो सकती थी, पहला इनिशियल एप्रीहेंशन तो वही था कि साथ में पोस्टिंग होगी नहीं तो शादी करने से क्या फ़ायदा। लेकिन फिर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स इतने अच्छे होते हैं कि उनको समझ में आता है फैमिली क्या होती है। और हमारी शुरुआती 15 साल की सर्विस में 9.5 साल हम लोगों को साथ में पोस्टिंग मिली, जो कि बहुत अच्छी बात थी। एयरफोर्स में आने के बाद क्या हुआ, कुछ लोग थे जो आपकी उम्र के थे जो हमारी फ्रंट सीट पे बैठे हैं, तो वो ऑफिसर्स थे सीनियर, वो हमको बेटियों की तरह रखते थे। तो जो हमारे साथ हमारे बैचमेट्स आए थे वो उनको डांट पड़ती थी जैसे एक मेल ऑफिसर को पढ़ना चाहिए। तो हमसे तो कहा जाता था कि हाँ हाँ बेटा आओ बैठो, और उन लोगों को बोलते हेलो ब्लडी व्हाई हैव यू नॉट डन दिस, तो वो बड़े नाराज हो जाते थे। तो एक प्रतिस्पर्धा वहां से ही शुरू हो गई कि ये हमारी कॉम्पिटिटर हैं लेकिन इनको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। ये बहुत शुरुआत में था, सिर्फ 1 साल तक। उसके बाद सबको समझ में आ गया कि इनको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। जब टैंकर आता है ऑयल का तो ये भी फटाफट टैंकर के ऊपर चढ़कर और डिप रीडिंग लेती हैं, पानी कितना है नहीं है उसकी जांच करती हैं। तो एक एक काम जो एक पुरुष अधिकारी करता था, रात को 24 घंटे की ड्यूटी जिसमें 4 बार राउंड्स लगते थे पेरीफेरी में बिल्कुल अकेले। तो एक बात इस समय कहना चाहती हूँ कि जिस वक्त हम वर्दी पहनते हैं ना, तो दुनिया का कोई भी डर, कभी कोई कहे भूत पिशाच रात को 3 बजे, कुछ नहीं, वर्दी पहनी कि डर गायब। सर मैं सही कह रही हूँ? सही कह रही हूँ जी, बिल्कुल। सो हमने कोई कभी ये नहीं कहा कि हम विमेन ऑफिसर हैं तो हमको ये कर दीजिए, हमको परेड से एग्जेम्प्ट कर दीजिए, पीटी से एग्जेम्प्ट कर दीजिए। कुछ स्पेशल दिन होते हैं महिलाओं के, लेकिन उसका भी कभी किसी ने रोना नहीं रोया। परेड थी तो परेड, पीटी थी तो पीटी, 24 घंटे की ड्रिल थी तो 24 घंटे की ड्रिल। और आज इस वक्त जब हम यहाँ बैठे हैं और ये लेक्चर चल रहा है, हमारी सेनाएं ऑपरेशन मोड में हैं और मेरी जितनी भी कोर्समेट्स इस वक्त भी सर्विस में हैं, उन सारे की ऑपरेशन ड्यूटीज लगी हैं। वो बात भी नहीं कर रही हैं किसी से, फोन भी नहीं उठा रही हैं, बिकॉज दे आर 24 आवर्स दे आर बाउंड टू बी फॉर आवर नेशन सर्विस। तो शुरुआती एप्रीहेंशन खत्म होने के बाद हमारी
महिला अधिकारियों के जब 5 साल हुए तो ये बता दिया गया कि ये प्रयोग सफल था और आपको 6 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है। उसके बाद 1999 का साल आया और 2004 तक जब ओल्ड पेंशन स्कीम सारी गवर्नमेंट सर्विस से चली गई, उस समय सेनाओं ने महिला अधिकारियों को पेंशन का दिया जाने वाला विकल्प भी खत्म कर दिया। और हम लोगों को उतना पता नहीं चलता है क्योंकि फौज के लोगों को कुछ नहीं मालूम है, ना उनको राजनीति आती है, ना उनको सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसके बारे में कुछ मालूम होता है। बहुत सहज सरल और एक तरह से ना जब बाहर आते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता, रडरलेस होते हैं हम लोग कि सिविल वर्ल्ड में आके क्या हो रहा है ये। तो ऐसे हम फौज के लोगों को जब ये पता चला 2004 में कि हमारी तो नौकरी खत्म होने वाली है 2-3 साल में, और 2008 की शुरुआत में रिलीज ऑर्डर पकड़ा दिया गया, तो 2007 में मुझसे एक कोर्स सीनियर विंग कमांडर अनुपमा जोशी जो एजुकेशन ब्रांच की थी, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और उनके साथ साथ एक स्क्वाड्रन लीडर रुखसाना हक जो कि 11 साल पूरे कर चुकी थी, उन्होंने भी दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया अलॉन्ग विद अनुपमा जोशी। उन्होंने कहा कि जब एयरफोर्स ने 1991 में ये लेटर निकाला था कि 5 साल फिर 6 साल और फिर पेंशन की पात्रता, तो अब आप किस बिना पर हमको इससे वंचित कर रहे हैं। ये कोर्ट केस 1.5-2 साल चला, बाद में इसी कोर्ट केस की को एप्लीकेंट मैं बनी और कुछ आर्म फोर्सेस की आर्मी की अधिकारी भी, लेकिन नेवल अधिकारियों ने इसका केस उठाया नहीं उस समय। और उसके बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 मार्च 2010 को महिला अधिकारियों के पक्ष में निर्णय दिया, तो हमारी तीनों सेनाओं ने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हम इनको परमानेंट कमीशन नहीं देंगे। लेकिन उस समय हमारी वकील रेखा पल्ली जी थी, उन्होंने हमको कहा कि हम चलते हैं यूपीए गवर्नमेंट के लोगों से मिलते हैं। तो हमने सबसे पहले मिस्टर राहुल गांधी से एक अपॉइंटमेंट लिया, हमें पता चला कि वो सबसे मिला करते हैं। तो हम 23 मार्च 2010 को राहुल गांधी जी के पास 15 महिला अधिकारी पहुंचे और एक कागज में संक्षिप्त लिख के ब्रीफ उनको मैटर दिया और पूरा कोर्ट का आदेश जो था उसकी कॉपी का जिस्ट दिया। राहुल जी ने उसे पढ़ा और हमसे कहा कि मैं इसकी मेरिट के आधार पर श्री एंटनी जी के ऑफिस को आपके लिए अनुशंसा लिख कर भेजूंगा, क्योंकि हमारा केस एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सर्कुलर द्वारा प्रोटेक्टेड था। पॉलिसी लेटर जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, तो रक्षा मंत्रालय को भी ये लगा कि इनके केस में मेरिट है, लेकिन भारतीय सेना जिन्होंने सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी थी और नौसेना जिन्होंने सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग दी थी, उनको इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं था, पॉलिसी का भी नहीं और ट्रेनिंग भी कम थी। तो सेनाओं ने कहा कि तो इनकी तो ट्रेनिंग भी कम है, तो हम कैसे दे दें इनको परमानेंट कमीशन। तो ये डिसाइड किया गया, रक्षा मंत्रालय ने ये डिसाइड करके सबको प्रेस में विज्ञप्ति दी कि हम अपनी महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दे रहे हैं। तो जून 2010 में भारतीय वायुसेना ने मीडिया को बुलाया और कहा हम अपने जो 23 महिला अधिकारी हैं जिनको हमने अलग अलग समय पे रिलीज किया था, उनको हम रीइंस्टेट कर रहे हैं और 23 अगस्त 2010 को हमने 2 साल के बाद दोबारा वर्दी पहनी और पूरे शान से पहनी। लेकिन दुर्भाग्य से आर्मी की सेना अधिकारियों को और नेवी की सेना अधिकारियों को ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 10 साल तक लड़ना पड़ी। और 2020 में जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी को उसको भी परमानेंट कमीशन या पेंशनेबल सर्विस की पात्रता 2020 में मिली और 2021 में भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों को मिली। तो ये मोटे तौर पर ये शुरुआती दौर की हमारी बातें थी, जिसमें हम किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के अंदर आए और 2-3 तरह से, जैसे मैंने बताया कि प्रतिस्पर्धा के कुछ लोग थे और कुछ ऐसा सोचते थे कि हमारी बेटियों जैसी हैं, और एक तीसरा भी तबका था जो हमारे वायु सैनिक थे जो हमारे अंडर में काम करते थे। उनको बड़ा गुस्सा आता था कि हमारे बेटी जैसी लड़की ये हमारी अधिकारी कैसे बन के आई। पुरुष आते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये महिला आके मेरी आए दिन मेरे सीनियर लॉजिस्टिक्स ऑफिसर से शिकायत होती, सर वो कह रही है इतनी लापरवाही क्यों करते हो। तो मेरे बॉस ने फिर मुझे बुलाया, उन्होंने कहा देखो
पूरे जगह गड़बड़ है, उसको हमें सुधारना है, पर आप उसे लापरवाही शब्द का इस्तेमाल मत करो, बाकी आप कुछ और कह सकते हो। तो मुझे समझ में आया कि उनको उस उम्र में, और फिर हम नए लोग हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स भी 2 साल के अंदर सब खत्म हो गया। आज ये आलम है कि महिला अधिकारियों के ऊपर हमारे सैनिक और वायु सैनिक ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनसे अपनी चीजें शेयर करते हैं और उनसे ये हिम्मत मांगते हैं, वो चीज आज हो गई है। लेकिन क्या ये लड़ाई यहाँ खत्म हो गई? आज भी आप आए दिन, मतलब आपने कई बार सुना होगा कि महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन मिला, और ये न्यूज बार बार आती है। क्यों आती है? क्योंकि सरकार ने इसे एक संस्थागत निर्णय की तरह आज भी नहीं लिया है। अंदर हमारे सेना में कुछ पुरुष अधिकारी हैं। आज से 4 महीने पहले एक मेजर जनरल साहब की चिट्ठी लीक होती है, जिसमें वो लिखते हैं, और वो लीक की जाती है, होती नहीं है, वो लीक की जाती है। उसमें वो लिखते हैं कि फला महिला अधिकारी कमांडिंग ऑफिसर है, तो वो चाहती है कि जो उनके सैनिक हैं, जब वो आए तो वो उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलें, उनका सूटकेस उठाकर ले जाएं, और वो रिस्पेक्ट डिमांड करती हैं। असल बात यह है कि आदतन पुरुष महिला अधिकारी जब भी कमांडिंग ऑफिसर होते हैं तो उनकी जो एक रॉब होता है वो अपने आप उनको अपने आप मिलता है, होता ही है। लेकिन जब महिला अधिकारी उस पोजीशन पे होती हैं तो उसको कोई वो रिस्पेक्ट नहीं देता, और जब नहीं देता तो उसे लगता है कि मुझे क्यों नहीं दे रहे, तो वो मांगती है, और जब वो मांगती है तो उससे सबको मुश्किल होती है। दूसरी एक और बात है, महिला अधिकारियों के साथ और महिलाओं के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप सबने अपने अपने घर में देखा होगा कि आपकी पत्नियां, बहनें और माँ आपसे ना बहुत सारी व्यवस्थित चीज़ों की मांग करती हैं। वो कहती हैं, तुमने ये टॉवल ऐसी क्यों छोड़ दी, तुमने ये ऐसे क्यों बिगाड़ के रख दिया, तुम्हारी अलमारी कितने बार जमाऊंगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्या है? ये उनकी व्यवस्थित और स्वच्छ रहने की आदत है। ये हमारे डीएनए में है। हम क्या करें? अगर हम किसी काम को हमको दिया जाता है और हम नहीं करते और आप हमारे ऊपर चिल्लाएंगे तो हमें आपके तुलना में 10 गुना ज्यादा शर्म आती है ऑफिस से, और बाद में 15 दिन बाद एक चिट्ठी आती है कि आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था लेकिन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है। तो ये किस्सा क्या था? ये किस्सा ये था कि जिस समय पहली बार महिलाओं की एंट्री निकली थी, अधिकांश बच्चे तो वैसे ही इंजीनियरिंग डॉक्टरी में चले जाते थे। पहले जो एक लॉट होता है जिसको हम क्रीम लॉट बोलते हैं वो निकल जाता था, दूसरा लॉट जो बचता था वो पीएससी यूपीएससी वाला होता था। तो बहुत भर भर के महिलाएं, मतलब लड़कियां थीं, और पहली बार में 30,000 एप्लीकेंट्स थे और वैकेंसी सिर्फ 9 थी, और हम सोच रहे थे कि कम से कम 50 तो लेंगे, पर हमें वो मौका नहीं मिला। तो जब दूसरी बार हुआ तो रिकमेंडेशन हुआ, अनुशंसा हुई, पर कोई खुशी नहीं मनाई। पता था, क्या पता फिर एक चिट्ठी आएगी कि अपनी आपकी तारीफ करते हुए, और फिर कह दिया जाएगा फिर से लगो लाइन में। लेकिन सेकंड टाइम, जो कि महिला लॉजिस्टिक्स अधिकारियों का पहला बैच था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं एयरफोर्स एकेडमी पहुंची। और एयरफोर्स एकेडमी में उसके आने वाले 6 महीनों तक मुझे चलने का अधिकार नहीं था। हम टॉयलेट जाएंगे तो भी, खाना खाने जाएंगे तो भी, एकेडमी जाएंगे तो भी, हमें सिर्फ दौड़ना होता था, डबल अप। और जहाँ से हम डबल अप सुनते थे हम सिर्फ दौड़ना शुरू कर देते थे, हम और कुछ समझ में नहीं आता था। तो वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग हुई, 52 हफ्तों की, और पहली बार ये समझ में आया कि जितना पुरुष कर लेते हैं हम उतना कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई रियायतें पहले दूसरे तीसरे बैचेस ने नहीं ली, क्योंकि ये भी था ना दिमाग में कि प्रयोग के तौर पर आए हैं, फेल हो गए तो बाकी महिला अधिकारी कभी नहीं आ पाएंगी फौज में। तो प्रयोग को सफल करने का एक मादा था उस समय। और वहाँ मेरी वहाँ पर एयरफोर्स एकेडमी में ही सारे दूसरी सर्विस के अधिकारी भी फ्लाइंग सीखने आते हैं, बाकी उनकी ट्रेनिंग अपने जगह होती है। तो एक नेवल ऑफिसर थे जो अपने 8-9 नेवल ऑफिसर्स के साथ में ट्रेनिंग सीखने आए थे फ्लाइंग, और हमारे जैसे कैडेट्स को डांट लगा दिया करते थे चलते फिरते, लेकिन जब हम अपने म्यूजिक क्लब में गाना गाते थे तो वो लोग सुना करते थे। तो ऐसे ही एक नेवल ऑफिसर से गाना सुनते गाते फिर मेरी शादी हुई आगे चल के।
और हमारी चूंकि पोस्टिंग साथ नहीं हो सकती थी, पहला इनिशियल अप्रहेंशन तो वही था कि साथ में पोस्टिंग होगी नहीं तो शादी करने से क्या फायदा। लेकिन फिर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स इतने अच्छे होते हैं कि उनको समझ में आता है फैमिली क्या होती है, और हमारी शुरुआती 15 साल की सर्विस में 9.5 साल हम लोगों को साथ में पोस्टिंग मिली, जो कि बहुत अच्छी बात थी। एयरफोर्स में आने के बाद क्या हुआ, कुछ लोग थे जो आपकी उम्र के थे जो हमारी फ्रंट सीट पे बैठे हैं, तो वो ऑफिसर्स थे सीनियर, वो हमको बेटियों की तरह रखते थे। तो जो हमारे साथ हमारे बैचमेट्स आए थे वो उनको डांट पड़ती थी जैसे एक मेल ऑफिसर को पढ़ना चाहिए। तो हमसे तो कहा जाता था कि हाँ हाँ बेटा आओ बैठो, और उन लोगों को बोलते हेलो ब्लडी व्हाई हैव यू नॉट डन दिस, तो वो बड़े नाराज हो जाते थे। तो एक प्रतिस्पर्धा वहां से ही शुरू हो गई कि ये हमारी कॉम्पिटिटर हैं लेकिन इनको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। ये बहुत शुरुआत में था, सिर्फ 1 साल तक। उसके बाद सबको समझ में आ गया कि इनको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। जब टैंकर आता है ऑयल का तो ये भी फटाफट टैंकर के ऊपर चढ़कर और डिप रीडिंग लेती हैं, पानी कितना है नहीं है उसकी जांच करती हैं। तो एक एक काम जो एक पुरुष अधिकारी करता था, रात को 24 घंटे की ड्यूटी जिसमें 4 बार राउंड्स लगते थे पेरीफेरी में बिल्कुल अकेले। तो एक बात इस समय कहना चाहती हूँ कि जिस वक्त हम वर्दी पहनते हैं ना, तो दुनिया का कोई भी डर, कभी कोई कहे भूत पिशाच रात को 3 बजे, कुछ नहीं, वर्दी पहनी कि डर गायब। सर मैं सही कह रही हूँ? सही कह रही हूँ जी, बिल्कुल। हमने कोई कभी ये नहीं कहा कि हम विमेन ऑफिसर हैं तो हमको ये कर दीजिए, हमको परेड से एग्जेम्प्ट कर दीजिए, पीटी से एग्जेम्प्ट कर दीजिए। कुछ स्पेशल दिन होते हैं महिलाओं के, लेकिन उसका भी कभी किसी ने रोना नहीं रोया। परेड थी तो परेड, पीटी थी तो पीटी, 24 घंटे की ड्रिल थी तो 24 घंटे की ड्रिल। और आज इस वक्त जब हम यहाँ बैठे हैं और ये लेक्चर चल रहा है, हमारी सेनाएं ऑपरेशन मोड में हैं, और मेरी जितनी भी कोर्समेट्स इस वक्त भी सर्विस में हैं, उन सारे की ऑपरेशन ड्यूटीज लगी हैं। वो बात भी नहीं कर रही हैं किसी से, फोन भी नहीं उठा रही हैं, बिकॉज दे आर 24 आवर्स दे आर बाउंड टू बी फॉर आवर नेशन सर्विस। तो शुरुआती अप्रहेंशन खत्म होने के बाद हमारी महिला अधिकारियों के जब 5 साल हुए तो ये बता दिया गया कि ये प्रयोग सफल था और आपको 6 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है। उसके बाद 1999 का साल आया और 2004 तक जब ओल्ड पेंशन स्कीम सारी गवर्नमेंट सर्विस से चली गई, उस समय सेनाओं ने महिला अधिकारियों को पेंशन का दिया जाने वाला विकल्प भी खत्म कर दिया। और हम लोगों को उतना पता नहीं चलता है क्योंकि फौज के लोगों को कुछ नहीं मालूम है, ना उनको राजनीति आती है, ना उनको सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसके बारे में कुछ मालूम होता है। बहुत सहज सरल, और एक तरह से ना जब बाहर आते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता, रडरलेस होते हैं हम लोग कि सिविल वर्ल्ड में आके क्या हो रहा है ये। तो ऐसे हम फौज के लोगों को जब ये पता चला 2004 में कि हमारी तो नौकरी खत्म होने वाली है 2-3 साल में, और 2008 की शुरुआत में रिलीज ऑर्डर पकड़ा दिया गया, तो 2007 में मुझसे एक कोर्स सीनियर विंग कमांडर अनुपमा जोशी जो एजुकेशन ब्रांच की थी, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, और उनके साथ साथ एक स्क्वाड्रन लीडर रुखसाना हक जो कि 11 साल पूरे कर चुकी थी, उन्होंने भी दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया अलॉन्ग विद अनुपमा जोशी। उन्होंने कहा कि जब एयरफोर्स ने 1991 में ये लेटर निकाला था कि 5 साल फिर 6 साल और फिर पेंशन की पात्रता, तो अब आप किस बिना पर हमको इससे वंचित कर रहे हैं। ये कोर्ट केस 1.5-2 साल चला, बाद में इसी कोर्ट केस की को एप्लीकेंट मैं बनी और कुछ आर्म फोर्सेस की, आर्मी की अधिकारी भी, लेकिन नेवल अधिकारियों ने इसका केस उठाया नहीं उस समय। और उसके बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 मार्च 2010 को महिला अधिकारियों के पक्ष में निर्णय दिया, तो हमारी तीनों सेनाओं ने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हम इनको परमानेंट कमीशन नहीं देंगे। लेकिन उस समय हमारी वकील रेखा पल्ली जी थी, उन्होंने हमको कहा कि हम चलते हैं यूपीए गवर्नमेंट के लोगों से मिलते हैं। तो हमने सबसे पहले मिस्टर राहुल गांधी से एक अपॉइंटमेंट लिया, हमें पता चला कि वो सबसे मिला करते हैं। तो हम 23 मार्च 2010
गांधी जी के पास 15 महिला अधिकारी पहुंचे और एक कागज में संक्षिप्त लिख के ब्रीफ उनको मैटर दिया और पूरा कोर्ट का आदेश जो था उसकी कॉपी का जिस्ट दिया। राहुल जी ने उसे पढ़ा और हमसे कहा कि मैं इसकी मेरिट के आधार पर श्री एंटनी जी के ऑफिस को आपके लिए अनुशंसा लिख कर भेजूंगा, क्योंकि हमारा केस एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सर्कुलर द्वारा प्रोटेक्टेड था। पॉलिसी लेटर जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, तो रक्षा मंत्रालय को भी ये लगा कि इनके केस में मेरिट है, लेकिन भारतीय सेना जिन्होंने सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी थी और नौसेना जिन्होंने सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग दी थी, उनको इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं था, पॉलिसी का भी नहीं और ट्रेनिंग भी कम थी। तो सेनाओं ने कहा कि तो इनकी तो ट्रेनिंग भी कम है, तो हम कैसे दे दें इनको परमानेंट कमीशन। तो ये डिसाइड किया गया, रक्षा मंत्रालय ने ये डिसाइड करके सबको प्रेस में विज्ञप्ति दी कि हम अपनी महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दे रहे हैं। तो जून 2010 में भारतीय वायुसेना ने मीडिया को बुलाया और कहा हम अपने जो 23 महिला अधिकारी हैं जिनको हमने अलग अलग समय पे रिलीज किया था, उनको हम रीइंस्टेट कर रहे हैं और 23 अगस्त 2010 को हमने 2 साल के बाद दोबारा वर्दी पहनी और पूरे शान से पहनी। लेकिन दुर्भाग्य से आर्मी की सेना अधिकारियों को और नेवी की सेना अधिकारियों को ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 10 साल तक लड़ना पड़ी। और 2020 में जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी को, उसको भी परमानेंट कमीशन या पेंशनेबल सर्विस की पात्रता 2020 में मिली और 2021 में भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों को मिली। तो ये मोटे तौर पर ये शुरुआती दौर की हमारी बातें थी, जिसमें हम किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के अंदर आए और 2-3 तरह से, जैसे मैंने बताया कि प्रतिस्पर्धा के कुछ लोग थे और कुछ ऐसा सोचते थे कि हमारी बेटियों जैसी हैं, और एक तीसरा भी तबका था जो हमारे वायु सैनिक थे जो हमारे अंडर में काम करते थे। उनको बड़ा गुस्सा आता था कि हमारे बेटी जैसी लड़की ये हमारी अधिकारी कैसे बन के आई। पुरुष आते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये महिला आके मेरी आए दिन मेरे सीनियर लॉजिस्टिक्स ऑफिसर से शिकायत होती, सर वो कह रही है इतनी लापरवाही क्यों करते हो। तो मेरे बॉस ने फिर मुझे बुलाया, उन्होंने कहा देखो पूरे जगह गड़बड़ है, उसको हमें सुधारना है, पर आप उसे लापरवाही शब्द का इस्तेमाल मत करो, बाकी आप कुछ और कह सकते हो। तो मुझे समझ में आया कि उनको उस उम्र में, और फिर हम नए लोग हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स भी 2 साल के अंदर सब खत्म हो गया। आज ये आलम है कि महिला अधिकारियों के ऊपर हमारे सैनिक और वायु सैनिक ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनसे अपनी चीजें शेयर करते हैं और उनसे ये हिम्मत मांगते हैं, वो चीज आज हो रही है। लेकिन क्या ये लड़ाई यहाँ खत्म हो गई? आज भी आप आए दिन, मतलब आपने कई बार सुना होगा कि महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन मिला, और ये न्यूज़ बार बार आती है। क्यों आती है? क्योंकि सरकार ने इसे एक संस्थागत निर्णय की तरह आज भी नहीं लिया है। अंदर हमारे सेना में कुछ पुरुष अधिकारी हैं। आज से 4 महीने पहले एक मेजर जनरल साहब की चिट्ठी लीक होती है, जिसमें वो लिखते हैं, और वो लीक की जाती है, होती नहीं है, वो लीक की जाती है। उसमें वो लिखते हैं कि फला महिला अधिकारी कमांडिंग ऑफिसर है, तो वो चाहती है कि जो उनके सैनिक हैं जब वो आए तो वो उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलें, उनका सूटकेस उठाकर ले जाएं, और वो रिस्पेक्ट डिमांड करती हैं। असल बात यह है कि आदतन पुरुष महिला अधिकारी जब भी कमांडिंग ऑफिसर होते हैं तो उनकी जो एक रॉब होता है वो अपने आप उनको अपने आप मिलता है, होता ही है। लेकिन जब महिला अधिकारी उस पोजीशन पे होती है तो उसको कोई वो रिस्पेक्ट नहीं देता, और जब नहीं देता तो उसे लगता है कि मुझे क्यों नहीं दे रहे, तो वो मांगती है, और जब वो मांगती है तो उससे सबको मुश्किल होती है। दूसरी एक और बात है, महिला अधिकारियों के साथ और महिलाओं के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप सबने अपने अपने घर में देखा होगा कि आपकी पत्नियां, बहनें और माँ आपसे ना बहुत सारी व्यवस्थित चीज़ों की मांग करती हैं। वो कहती हैं तुमने ये टॉवल ऐसी क्यों छोड़ दी, तुमने ये ऐसे क्यों बिगाड़ के रख दिया, तुम्हारी अलमारी कितने बार जमाऊंगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्या है? ये उनकी व्यवस्थित और स्वच्छ रहने की आदत है। ये हमारे डीएनए में है, हम क्या करें। अगर हम
किसी काम को हमको दिया जाता है और हम नहीं करते और आप हमारे ऊपर चिल्लाएंगे तो हमें आपके तुलना में 10 गुना ज्यादा शर्म आती है। इसलिए हम पुरुष अधिकारियों के जूते में फिट होने के लिए 2.5 गुना ज्यादा काम करते हैं, जिससे हमें कोई उंगली ना उठा सके कि तुमने ये काम नहीं किया। और एक चीज है, ये हमारी जिंदगी की मैं इसे दुख नहीं बोलूंगी, ये हमारी चॉइस भी रही है, लेकिन पहले बैचेस की कम से कम 70% महिला अधिकारी ऐसी हैं जिन्होंने दूसरा बच्चा नहीं पैदा किया। इसलिए क्योंकि लोग ये कहेंगे अरे वो तो हमेशा मैटरनिटी लीव पर ही रहती है। हमारे समय में मैटरनिटी लीव सिर्फ 2 महीने की होती थी और 2 महीने की हमारी वार्षिक छुट्टी, एनुअल लीव। उसके बाद हम 2 महीने की आधा वेतन पर छुट्टी लेते थे। आज 6 महीने की मैटरनिटी लीव होती है। आज सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय उन महिला अधिकारियों ने अपने परिवार को 1 बच्चे तक सीमित रखा, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि आगे आने वाली महिला अधिकारियों को कोई सिर्फ इस नाम से जाने कि ये हमेशा छुट्टी लिया करती हैं और ये मैटरनिटी लीव पर ही रहती हैं। और एक बड़ी मजेदार घटना आपको जरूर सुना देती हूँ, मुझे समय के लिए बता दीजिएगा। तो हम 3 महिला अधिकारी और हमारे एक सीनियर लॉजिस्टिक्स ऑफिसर बॉस थे। तो हम 3 लोग और ये लोग पोस्टेड थे एक जगह। एक महिला अधिकारी की शादी हुई, सबसे यंग थी जो, और शादी के 2-3 महीने के बाद उसने आके, हम सब ब्रेकफास्ट साथ में करते थे, तो उसने बोला सर आई एम इन फैमिली वे। तो हम सब ने बधाई दी, बहुत खुश हुए, मिठाई खिलाई खाई। उसके 3-4 महीने के बाद मेरी कोर्समेट, जो कि वहाँ का मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट सेक्शन, यानी कि पूरे गाड़ियाँ देखती, 300-400 गाड़ियाँ होती हैं, वो देखती थी, वो आई और उन्होंने मेरे बॉस को कहा कि सर आई एम गोइंग फॉर द सेकंड चाइल्ड। तो मेरे बॉस ने कहा या वेरी नाइस। उनके बोलने में मैंने अंतर देखा। और उसके 1-2 महीने के बाद मेरा गला बहुत ख़राब हो गया एक दिन, इतना ज़्यादा, मतलब एकदम चोक। और उसको मेरे जो हमारे यहाँ जो SMC कहते हैं, जो हमारा लोकल मेडिकल ऑफिसर होता है, उसने कहा कि आप मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखा कर आओ, क्योंकि आपको ये रिपीट हो रहा है, तो कोई अलग तरह का इन्फेक्शन लगता है। तो मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया कि सर मैं मिलिट्री हॉस्पिटल जाके आती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैं जब ऑफिस में लौटी तो मेरे बॉस के पास मैं रिपोर्टिंग करने गई, तो मेरे बॉस न्यूज़, उनको पता चल गया कि मैं आ गई हूँ। उन्होंने न्यूज़पेपर ऐसा उठा लिया और मैं सामने खड़ी थी, वो मुझे नहीं देख रहे थे। उन्होंने उसको देखते देखते कहा हाँ बताइए क्या हुआ। मैंने कहा सर गला बहुत खराब था मेरा आज। बोले ओह गला खराब था, वेरी गुड। आप समझ सकते हैं उनके मन में पहला विचार क्या आया होगा। तो इस तरह की बातें होती थी, और कुछ अच्छा भी और कुछ मज़ेदार भी और कुछ बुरा भी। तो वायुसेना में हमारी कई शाखाएं हैं। डॉक्टर्स 1950 के दशक से ही सेनाओं में हैं, तो वो तीनों सेनाओं में रही हैं महिला अधिकारी, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। डॉक्टर्स शुरू से सेना में रहे हैं। लेकिन जो 1992 में जो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी और फ्लाइंग ब्रांचेस में एंट्री शुरू हुई, उसके बाद से भारतीय वायुसेना की सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन शाखा में 12 अधिकारियों को टोटल लिया, 6 और 6, और फिर लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स और अगेन एजुकेशन के ही दूसरा बैच लिया उन्होंने। फिर मौसम विज्ञान शाखा में उसके बाद लिया, फिर इंजीनियरिंग ऑफिसर्स को लिया, और उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, उनसे पहले लेकिन ट्रांसपोर्ट पायलट्स का पहला बैच लिया गया। जब हम अपने सीनियर टर्म में थे तब ट्रांसपोर्ट पायलट्स, और उसमें से एक पायलट ऑफिसर हरिता देओल, जिनका एक एयर क्रैश में उनकी कमिश्निंग के 1 साल के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। तो पहला बैच जो 94 में पास आउट हुआ था ट्रांसपोर्ट पायलट्स का, उसके बाद हेलीकॉप्टर पायलट्स आए। यानी कि एक स्टोरी जो आपने गुंजन सक्सेना की देखी है, जो कि 6वें या 7वें बैच की अधिकारी थी, लेकिन चूंकि फिल्म के उनकी कहानी के राइट्स ले लिए गए थे तो उनको पहले बैच का अधिकारी बताया गया, और काफ़ी कुछ उसमें सब कुछ गलत बयानी की गई। वो फिल्म पूरी तरह से एक फिल्मी उसका रूपांतरण है, उसमें सच कुछ भी नहीं है। बस ये सच है कि गुंजन सक्सेना एक बहुत अच्छी महिला अधिकारी थी। तो ये तो ब्रांचेज हुई हमारी इंडियन एयरफोर्स की। ऐसे ही
आर्मी में जो ब्रांचेस हैं, एक ऑर्डिनेंस कोर है, आर्मी सर्विस कोर कहलाती है, उसको हम सप्लाई कोर भी कहते हैं, वो उसका असली जो एब्रिविएशन है वो आर्मी सर्विस कोर है। उसके अलावा इंजीनियरिंग ब्रांच है, सिग्नल है, ईएमई है और डॉक्टर्स तो हैं ही। तो इस तरह से आर्मी में इन्फेंट्री को छोड़कर सभी दूसरी शाखाओं में महिला अधिकारी हैं आज के दौरान। जज, एडवोकेट जनरल एक ब्रांच होती है उसमें भी हैं, एजुकेशन ब्रांच में भी हैं। नेवी में एग्जीक्यूटिव ब्रांच में महिला अधिकारी हैं, नेवी की लॉजिस्टिक्स ब्रांच में महिला अधिकारी हैं जो अकाउंट्स भी देखती हैं और एजुकेशन ब्रांच में हैं। लेकिन नेवी की सबमरीन शाखा में महिला अधिकारी आज भी नहीं हैं। तो आर्मी की इन्फेंट्री और नेवी की सबमरीन में नहीं है। और 2018 के बाद से भारतीय वायुसेना की फाइटर फ्लाइंग में भी महिला अधिकारी हैं। आपने समय पर अवनी चतुर्वेदी का, महिमा का और रिसेंटली राफेल में एक महिला अधिकारी थी, उन सबका नाम सुना है। तो महिला अधिकारियों ने न केवल अपनी जगह बनाई है, शुरुआती दौर में कहा गया था कि वे केवल पूरे ऑफिसर काडर की 10% रहेंगी, लगभग वो 10 से 11% पर सिमटी हुई हैं। लेकिन आज हम कहते हैं कि महिला अधिकारियों को और महिलाओं को भी ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए, ज़्यादा उनको अपने सशक्त माध्यम मिलना चाहिए। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि सेनाओं में अगर अधिकारियों के संख्या का 25% अगर उसमें हो तो ये हमारी सेनाओं के लिए भी बहुत अच्छा होगा। 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा, उनका केस जब उनके पास था परमानेंट कमीशन का, पेंशनेबल सर्विस का, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सेना कहीं पर यह भी नहीं कह रही है कि ये अयोग्य है। तो आप कह क्या रहे हैं? तो सेना ने कहा कि हम एक साल में 700 में से केवल 250 महिला अधिकारियों को परमानेंट, 250 पुरुष और महिला अधिकारियों को मिलाकर परमानेंट कमीशन दे सकते हैं, उससे ज्यादा को नहीं दे सकते हैं। तो जज ने कहा कि जो अनुभवी महिला अधिकारी हैं वो भी आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो युवा सैनिकों को मार्गदर्शन और मानसिक संबल देती हैं। तो इस पर सरकार का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि अगली सुनवाई जो कि अगस्त में होगी तब तक इन महिला अधिकारियों को बहाल रखा जाए और जब सुनवाई होगी हम उम्मीद करते हैं कि उनको भी परमानेंट कमीशन मिलेगा। 2.5 साल पहले जिस तरह से एनडीए में पुरुष अधिकारी होते हैं उसी तरह एनडीए रूट से महिला अधिकारियों की भर्ती भी शुरू हुई है। इसका अर्थ मैं ये समझती हूँ कि आज से लगभग 32 या 33 सालों के बाद हम किसी एक सर्विस में या तीनों सर्विसेज में महिला अधिकारियों को सेनाध्यक्ष बनते हुए देखेंगे। एक जो स्पेशल एंट्री स्कीम होती थी जिसके बारे में मैंने बताया कि पुरुषों की यूपीएससी के सीडीएस द्वारा होती है और महिला अधिकारियों की स्पेशल एंट्री स्कीम से होती है, सरकार शायद उसे बंद करेगी। लेकिन जो महिला अधिकारी ऑलरेडी सेना में आ चुकी हैं उनको उसका लाभ देते हुए सरकार को परमानेंट कमीशन जरूर देना चाहिए, ऐसा हम सबकी मांग है। परसों मैंने कांग्रेस के हेडक्वार्टर से एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो कांग्रेस के यूट्यूब हैंडल पर भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत संयत तरीके से हमने ये बात रखी कि जो महिला अधिकारी 34 सालों से आज सेना में स्थापित हो चुकी हैं, सेना उनके ऊपर कितना इन्वेस्ट करती है। उनकी ट्रेनिंग पर अगर आप देखेंगे, एक एक ऑफिसर की ट्रेनिंग पर लगभग, अगर हम मतलब मैं तो पैसों में हिसाब ही नहीं लगा सकती, इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इतनी स्किल, और 10, 12, 15 साल तक जब आप ऑफिसर को रखते हैं तो आप उसे एक धरोहर बनाते हैं अपनी। तो उस धरोहर को आप 14 साल में ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करेंगे तो नए को तैयार करने में आपको फिर 14 साल लगेंगे। तो ये बेहतर होगा कि जितनी कम महिला अधिकारी हैं, कम ही है, बहुत कम है, तो उनको सरकार परमानेंट कमीशन दे। और ये लड़ाई महिला अधिकारियों की हमें लड़नी है। मुझे बहुत सी महिला अधिकारी अप्रोच करती हैं क्योंकि एक कि मैं पहले से ही कांग्रेस में आने से पहले से ही इन मुद्दों को मुखर रूप से उठाती आई हूँ। तो मैं उस सबसे पहले बैच की महिला अधिकारी हूँ जिसको पेंशनेबल सर्विस मिली थी। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो हमारे बाद आया है उसको हम ज़रूर वही चीज़ें दे सकें।
और उसकी लड़ाई में हम कम से कम लड़ ना सके तो साथ तो खड़े हुए दिखे। तो ये इस वक्त भारतीय सेनाओं में महिला अधिकारियों की स्थिति है। स्थिति बहुत वैसे अच्छी है, सिवाय इस परमानेंट कमीशन की बात को छोड़ के, क्योंकि इसकी जॉब सिक्योरिटी की ज़रूरत जितनी पुरुषों को होती है उतनी महिलाओं को होती है। और एक छोटी सी बात और बता दूं कि प्रमोशन जब होते हैं ना, तो महिला अधिकारियों को 2-3 तरह से कुछ अलग झेलना पड़ता है जो पुरुषों को नहीं झेलना पड़ता। पहली तो ये बात कि लोग ये सोचते हैं, जो प्रमोशन देने वाला बोर्ड होता है वो अक्सर ये सोचता है ये तो डबल इनकम ग्रुप है, मतलब पैसे तो आ ही रहे हैं और ये पुरुष है, इसे अपने बच्चों को मुंह दिखाना है, ये कमांडिंग ऑफिसर बनेगा तो इसकी पत्नी को फक्र होगा। मतलब वो महिला अधिकारी अगर बेहतर भी है तो पुरुष अधिकारी को वो एडवांटेज मिलते हुए हमने देखा। इसे कोई कहता नहीं है पर दिखता है। 1-2 बार किसी से इनडायरेक्टली सुना भी है, फिर अनऑफिशियली सुना है। एक शुरुआती दौर में हमें यह भी प्रॉब्लम थी कि जो हमारी ऑफिसर्स की वाइफ्स हैं, जिनकी हम सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं, जिनके आने पर हम सब खड़े होते हैं हमेशा, उनको ये लगता था कि ये हमारे साथ लेडीज़ क्लब का हिस्सा क्यों नहीं बनती, ये एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन में हमारे साथ क्यों नहीं आती, ये महिला अधिकारी हैं तो ये अपना अलग ही इनकी लीग क्यों है। तो उसके लिए एक बहुत सीधी बात थी कि घर में तो महिला डबल काम करती है, मतलब एक तो ऑफिस भी जाती है, घर में भी काम करती है, फिर तीसरा वो क्लब अटेंड करने भी जाए। तो हमारे पास उसके लिए एक बहुत अच्छा इलाज था कि हमारा जो एयरफोर्स एक्ट है वो ये कहता है कि जब आप एक कमीशन अधिकारी होते हैं तो आप किसी भी दूसरे क्लब के मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो इससे हमने उनको बहुत प्यार से, बिना कन्फ्रंट किए, बिना कोई मोर्चा खोले, उनको ये समझाया कि भाई हम दूसरी तरफ से आए हैं और हम दूसरे काम के लिए बने हैं, हम यहाँ पे ये लेडीज़ क्लब के काम करने के लिए नहीं हैं। फिर भी हम में से कुछ महिला अधिकारी जिनके पति एयरफोर्स में होते हैं, तो वो अफवाह जो हमारा एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन है उसके वो सदस्य बनते हैं और वो बाई चॉइस बनते हैं। आखिरी बात, लॉजिस्टिक्स क्या है? तो लॉजिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो एयरक्राफ्ट की पिन से लेकर, मतलब जो भारतीय वायुसेना में पिन से लेकर एयरक्राफ्ट तक हर चीज़ की प्रोक्योरमेंट में शामिल होती है। और जैसे हमारे पायलट्स कहते हैं कि हमें ऐसा जहाज चाहिए और वो बताते हैं कि हमको ये चीज़, हमको उड़ने में ये चीज़ें चाहिए, तो हमारे इंजीनियरिंग ऑफिसर, सर जैसे ऑफिसर्स वो डिसाइड करते हैं कि ऐसा स्पेसिफिकेशन का जहाज कहाँ मिलेगा, कौन सी बेहतरीन कंपनी होगी, और फिर वो लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स को ये बताते हैं कि आप इन जगहों पर लेटर ऑफ इंटेंट भेजिए कि क्या ये कंपनीज हमारे लिए काम कर सकती हैं। तो पहली स्टेज में लेटर ऑफ इंटेंट भेजा जाता है, उससे ये भी पता चलता है कि कितने वेंडर्स हैं, और उसके बाद उन वेंडर्स को जिनको ग्लोबल हम पाते हैं कि उनकी एक साख है और उनके बारे में हम अपनी तरफ से पड़ताल करते हैं, उसके बाद हम उनको अपने साथ हम ग्लोबल टेंडरिंग करके आमंत्रित करते हैं। तो इस तरह से एयरफोर्स की परचेज की प्रक्रिया एयर क्वार्टर्स के लेवल पे होती है, और यूनिट्स के लेवल पर भी जो भी सामान खरीदा जाता है हर कुछ प्रॉपर टेंडरिंग से, प्रक्रिया से खरीदा जाता है। उसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के हम प्रक्रियाएं कहते हैं। और लॉजिस्टिक्स के पहले, और जो पहले 2 बैचेस के पहले भारतीय वायुसेना ने कभी भी फ्लाइंग के लिए एंट्री नहीं खोली थी। तो कई बार लोगों का ये सवाल होता है, ओह आप ग्राउंड में हैं, तो मुझे मतलब कहने में ये लगता है कि शायद आपको वो कैसे समझाएं कि जिस समय हम आए थे, हम पहले वो लोग थे जिन्होंने वो प्रयोग सफल किया, तब उन्होंने फिर पायलट्स बनाने का सोचा। क्योंकि सेनाएं अग्निपथ जैसी जो स्कीम है, ऐसी स्कीम कभी नहीं निकालती, ये सेना की स्कीम नहीं होती, हम पहले पायलट प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो हम महिला अधिकारी अगर 5 साल के पायलट प्रोजेक्ट से आते हैं, तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि हमारी सेनाओं को कमज़ोर करने के लिए एक 3rd क्लास स्कीम निकाली जाती है अग्निपथ जैसी, तो दुख होता है कि बिना पायलट प्रोजेक्ट के कैसे किसी सेना ने कोई इस तरह की स्कीम निकाल दी। और आज हमारी सेनाओं में 1.5 लाख सैनिकों की कमी हो गई है, उसका कारण भी वो अग्निपथ स्कीम है। और आज हम 2 फ्रंट पे मोर्चा लड़ रहे हैं। तो हम जहां अपनी सेनाओं के साथ हैं, वहां सेनाओं में एयरक्राफ्ट्स की कमी देखकर, वहां सेनाओं में सैनिकों की कमी देखकर बहुत दुख होता है। पर हमारी सेनाएं कभी पीछे नहीं हटी हैं, उनके अंदर का जो जज्बा है वो पूरे विश्व में सबसे शानदार है। और मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ
कहने की बात नहीं, ये यहाँ इस फोरम में मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर हूँ और कह दूँ कि हमारे पायलट सबसे बेहतर हैं। दरअसल जितनी स्किल हमारे पायलट्स में है उतना ही ज्यादा जज्बा है जो दुनिया में कहीं नहीं है, इसलिए वो सबसे बेहतर है। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करती हूँ और थोड़ा हाँ वो राजनीति बात की बात तो रही गई कि मैं हम जब कोर्ट में केस लड़ रहे थे तो हमने बिल्कुल, हमको उम्मीद नहीं थी कि हम जीतेंगे, कोई उम्मीद नहीं, उसके पहले कोई केस ही नहीं हुआ ना ऐसा, तो किस उम्मीद पर हम लड़े? हम सेक्शन 14 के आधार पर, समानता और बराबरी के आधार पर लड़ रहे थे। तो अब कैसे ये माने? तो 14 दिसंबर 2009 को कोर्ट ने, जो कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस गर्ग की बेंच थी, उन्होंने वो फैसला विंटर हॉलीडे के पहले सुरक्षित रख लिया और कोर्ट बंद हो गई। हम लोग एक दिन बैठे हुए थे, दिसंबर का शायद आखिरी का कोई महीना, आखिरी हफ्ता रहा होगा, 8-10 विमेन ऑफिसर्स बैठे थे। तो बैठे बैठे सब वही मतलब एक दूसरे से बात करते, यार नहीं होगा यार, चलो कम से कम गोल्डन हैंडशेक दे दे, चलो 20 लाख दे दे, उतने में चल जाएगा, हम इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ऐसे ही एक ने बोला, उसके बहुत सुंदर बाल थे, उसने कहा यार ये मैं ना, मेरा अगर हो जाएगा ना, हम जीत जाएंगे ना, तो ये बाल मैं तिरुपति में दे आऊँ। तो अब उसने एक बड़ी बात बोली, क्योंकि क्या होता है जब आप कुछ दांव पे लगा रहे हैं, मतलब ठीक है कोर्ट में तो केस होगा ही, जो उन्होंने सुरक्षित कर लिया था, लेकिन अब क्या? तो दूसरी ने कहा कि अगर हो जाएगा तो मैं ना एक बच्चे की, अपने बच्चे को तो ठीक है, लेकिन एक बच्चे की मैं पूरी एजुकेशन फंड करूंगी। तो ऐसे ही कोई कोई कह रहा था। तो मुझे ये लगा कि मैंने अपने माता पिता को बहुत जल्दी खोया था और मेरे पिता को विदिशा बहुत पसंद था जहाँ मैं पैदा हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा कुछ करूं। तो मैंने कहा उस दिन कि अगर हमें पेंशन मिल गई ना तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी और जाके विदिशा में काम करूंगी। मैं, क्योंकि मेरा जो शहर है, मेरा जो ज़िला है, वो भारत के सबसे गरीब ज़िलों में से एक है, जहाँ स्कूल भी हैं तो लड़कियां 9वीं के बाद पढ़ती नहीं, क्योंकि स्कूल 4 किलोमीटर दूर है, कौन अंधेरे में आएगा जाएगा। तो मुझे ऐसे ही मैंने कह दिया, अब जीत गए। तो ये बात किसने सुनी थी? किसी ने सुनी थी क्या? किसी ने नहीं सुनी थी। हम ही जो 6-7 लोग थे वो सब भूल भी गए ये सब बातों को। लेकिन 2015 के अंत में जब मुझे पेंशन मिली तो एक दिन मुझे ऐसे ही याद आया कि हमने ये बात की थी, और फिर मुझे लगा कि करके देखें, क्योंकि अगर मैं पूरी नौकरी करने के बाद अगर राजनीति में भी जाऊंगी और लोगों के बीच भी जाऊंगी तो लोग बोलेंगे पूरा चुक के खप के आई है, ये इसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, अब ये दिखाने के लिए आई। उस समय मेरी सर्विस को करीब 11 साल बाकी थे। तो मैंने 2016 के शायद अप्रैल में पहली बार एप्लीकेशन लिखी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई देने की। क्यों? क्योंकि पे कमीशन आने वाला था। मैंने कहा यार इतनी तनख्वाह मिलती है, ऐसे कोई पागल ही होगा जो अच्छी चलती फिरती नौकरी छोड़ के जाएगा। लेकिन अक्टूबर के बाद मैंने उस एप्लीकेशन को हर बार महीना बदला, पुटअप नहीं किया। लेकिन दिसंबर 2016 में अंततः मैंने अपने बॉस को लाके वो एप्लीकेशन दी और वो बहुत बुरी तरह चौंके। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने कहा सर बिल्कुल नहीं, मैंने अभी डिसाइड कर लिया है। उन्होंने 2 दिन तक एप्लीकेशन आगे नहीं भेजी। तो सर समझते हैं, मैंने निको सर आपसे पूछ रही हूँ, आप समझते हैं कि मैंने उनको थोड़ी धमकी दी। मैंने कहा सर मैं आरओजी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस आपके खिलाफ रेज करूंगी अगर आप मेरी एप्लीकेशन आगे नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने भेजी। मुझे हर लेवल पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, क्योंकि मैं बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर थी, मेरे पास बहुत सारे कमेंडेशंस थे। चीफ का कमेंडेशन था, सीएनसी का कमेंडेशन था, बेस्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट ग्रुप की मैं कमांडर थी तो उसकी ट्रॉफी थी मेरे पास। तो मुझे काफी बार कहा गया कि रिकंसिडर योर डिसीजन। पर फिर जब मुझे एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस ने बुलाया, जो कि एयर मार्शल होते हैं, तो उनसे मैंने कहा कि मैंने ऐसा सोचा था और ये मैं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक ये मौका है और ये मेरे लिए कुछ नए रास्ते खोलेगा। तो मेरे फिर एप्लीकेशन पे साइन हुए और मैंने अक्टूबर 2017 में नौकरी छोड़ी। उसके पहले 24 अक्टूबर 2017 को मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गई, क्योंकि सरस्वती विद्या मंदिर से थी तो सोचा कि मेरे लिए सही रास्ता यही है। जब मैं उनसे मिलने पहुंची तो उन्होंने कहा गुजरात में हमारी पार्टी के साथ आप काम सीखो। तो मैं काम सीखने के लिए गुजरात गई और चौथे दिन पति को वहां से फोन लगाया। मैंने कहा यहाँ मेरा दम घुट रहा है, यहाँ महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, वो सिर्फ शो पीस है, आवाज नहीं निकाल सकती, वो
बोल नहीं सकती, उनको किसी तरह का कोई हक नहीं है। तो इसलिए मैं वापस आना चाहती हूँ। तो मेरे पतिदेव ने मुझे झाड़ दिया, कहा प्रधानमंत्री ने भेजा है, फ्री में रह रही हो 5 स्टार होटल में, टोयोटा इनोवा उन्होंने दे रखी है 24 घंटे, करो काम, सीखो उनसे। तो सीखा, 35 दिन उनके साथ काम किया, लॉन्च कराई, विदिशा में काम करना शुरू किया, बच्चों को आर्मी कैसे ज्वाइन करें, एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें, और अच्छी प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे वो फॉरेन की बेस्ट स्कॉलरशिप्स लें, क्योंकि मेरा बेटा दून स्कूल में पढ़ता था और पढ़ चुका था, और वो मेरे साथ वो सेमिनार्स करता था। जल्दी पॉपुलर हो गई, तो बीजेपी को लगा कि ये शायद एक अच्छा फिट हो सकती है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम आपको अपने मुख्य कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बना रहे हैं, जैसे उन्होंने सिंधिया जी को बनाया। तो उस दिन मैंने उनको मना कर दिया और वो पूरे पेपर्स में छपा। तो मैंने बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं की, लेकिन मेरी एक गलती ये हुई कि कांग्रेस ने मुझे मौका नहीं दिया। मैं इकलौती ऐसी महिला अधिकारी थी, पुरुष अधिकारी तो बहुत जाते हैं राजनीति में, मैं अकेली थी। लेकिन मुझे चूंकि विदिशा बहुत ऐसी क्रूशियल सीट थी जहां एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा होना था जो चौथी बार लड़ना चाहता था, उन्हें लगा ये आएगी तो इसको कहीं जल्दी से जल्दी ऐसा मौका तो नहीं मिल जाएगा। ऐसा होता है और ये राजनीति में स्वीकार्य होना चाहिए, ये नहीं कि उसके लिए कोई पैर ठान के बैठ गए। उन्होंने मौका नहीं दिया, तो आम आदमी पार्टी के IIT कानपुर के आलोक अग्रवाल थे, उन्होंने कहा लड़ डालिए, 3 महीने की सेलिब्रिटी रहेगी, लोग जान जाएंगे, और अकल ज्यादा होती नहीं। मैंने कहा चलो लड़ लें। 607 वोट मिले, मुझे कोई अफसोस नहीं, 607 लोगों का धन्यवाद कि उन्होंने एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर भरोसा तो किया। दिमाग बड़ा खराब हुआ उसके बाद। वो मैंने पार्टी में 2 महीने लोगों को खड़ा करने की कोशिश की, पर उनके पास ना पैसे थे ना रिसोर्सेज, लोग आने को ही तैयार नहीं होते थे। तो फिर मैंने 4 महीने के बाद इस्तीफा लिख दिया और चुपचाप घर जाके बैठ गई। बहुत दुखी, बहुत निराश, डिप्रेस्ड, सब कुछ जो आप समझ सकते हैं सब कुछ थी मैं। उस समय एक दोस्त का फोन आया, नया टीवी चैनल लॉन्च हो रहा है और तुम क्या उसमें एंकर बनोगी। तो TV9 भारतवर्ष शुरू हुआ था, उसकी मैं कुछ समय एंकर रही, लेकिन मोदी जी उसका उद्घाटन करने आए और चैनल के वो लोग सारे के सारे निकाल दिए गए। हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, और जो उनकी लाइन टो कर रहे थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, आज वो उत्तराखंड के राज्यपाल है। तो उसके बाद जब मैं ट्विटर पे सक्रिय थी, एक दिन मुझे कांग्रेस हेडक्वार्टर से फोन आया और उन्होंने कहा आज से आप हमारे पैनलिस्ट बनिए, और कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर भी नवाजा। तो मेरी पार्टी मुझे बहुत मौके देती है। आज मैं अपनी पार्टी की, कांग्रेस की विचारधारा की एक प्रशिक्षक हूँ। पहले 3 साल खुद सीखा और अब मैं वो प्रशिक्षण अपने ही साथियों को, अपने ही लोगों को देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि पार्टी जो भी हो। लेकिन दिक्कत यह है कि आज केवल हम जो जीतता है उसको सिकंदर मानते हैं, पर मैं अगर मेरी पार्टी नहीं जीतती तो भी मैं मरते दम तक कांग्रेस के साथ रहूंगी। राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ूंगी। कोई सवाल? जी। जब तक कि आपके सवाल आते हैं, मैं भाई सत्यनारायण पटेल जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपना अध्यक्षीय यहाँ पे उद्बोधन दें। 2 मिनट, और तब तक स्मृति चिन्ह के लिए मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर के शर्मा, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमारी अतिथि को स्मृति चिन्ह दें। डॉक्टर के शर्मा। अनुपमा आचार्य जी, कोठारी जी और सभी हमारे अभ्यास मंडल के सब सम्मानित वरिष्ठजन, नौजवान साथियों, मित्रों, जिस प्रकार अभ्यास मंडल ने इंदौर नगर से अपना सफर तय किया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक अपनी ख्याति प्राप्त की, वो सभी कई नींव के पत्थर जो दिखाई जरूर नहीं देते और जो बिल्डिंग स्थापित की है, विचारों के माध्यम से आदान प्रदान, सारी बात हर स्तर, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सेना के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में हो, और एक नई दशा और दिशा देने के क्षेत्र में हो, जिसमें आपने सबने जो काम किया
मैं अभ्यास मंडल के सभी सदस्यों को, सभी पदाधिकारियों को, सभी इससे जुड़े साथियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और जिस प्रकार हमारी बहन ने सेना की सारी बात हमारे सामने रखी और उनके जीवन में जो संघर्ष उन्होंने किया और करके एक नई दशा और दिशा इस देश को भी दी और समाज को भी दी और महिला को एक चुनौतियों के सामने एक नई दशा और दिशा दी। मैं उनको भी बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूं, क्योंकि समय की सीमा भी है और चूँकि सेना के संबंध में उनको बोलना था, हमें आपको यहाँ पर जो परिचय आपका देखा, सुना, समझा, पहले 1-2 बार उपचुनाव में भी मैं साथ रहा इनके और तमाम जगह कार्यक्रमों में रहा और वहाँ पर भी मैंने इनसे संवाद बहुत कम समय में चलते समय हुआ, लेकिन आज पूरा विषय सुना, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और आप जो जिस प्रकार विदिता की मुहिम है वो पूरे प्रदेश में और राष्ट्र में छेड़े और नई दशा और दिशा नौजवानों को दे। धन्यवाद। जय हिंद। आज के समय में अगर हम बात करें तो क्या सेना में जो आपने समस्याएं आपको देखनी पड़ी अपने सीनियर्स के साथ या कलीग के साथ, आज वो सब ठीक है बिल्कुल, या उसमें भी गुंजाइश कुछ बचती है? प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, इसलिए महिला अधिकारी अच्छा काम करती भी हैं तो भी एक उनके लिए बहुत कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर आज भी नहीं है। अगर आप जिन लोगों ने महिला अधिकारियों के साथ काम किया और कमांडिंग ऑफिसर से बात करिए, वो तारीफों के पुल बांध देंगे, लेकिन जो दूर से देखते हैं वो हमेशा उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत कहते हैं। जिस तरह से वो चिट्ठी लीक हुई, वो सिर्फ ये बताता है कि सेनाएं आज भी किसी तरह से चाहती हैं कि पिंड छूटे, लेकिन अब एक्स-एनडीए से जब एनडीए रूट से जब आएंगी ही ना, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो वो परमानेंट कमीशन लेकर ही आएंगी। लेकिन जो अभी हैं, जिन्होंने नींव का पत्थर बनना स्वीकार किया, उनके साथ भी तो अन्याय नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। आभार प्रदर्शन के लिए मैं करूंगी हमारे साथी गौतम कोठारी जी को। किसी यंग साथी से कोई वहां से अगर पूछ रहे हैं तो नाम सहित सेना के बारे में ही जानना चाहते हैं। 2 और सवाल है मेरे पास। उनका यही कहना है कि जब आप सेना की बात करते हैं तो आप महिला पुरुष क्यों करते हैं? आप वहाँ बराबरी से जो भी मौका मिलता है उस पर खड़े उतरिए और ये मत मांगिए कि महिलाओं को ये मिलना चाहिए या ये नहीं मिला। जब हम लड़ाई में उतर ही गए तो क्या महिला क्या पुरुष? तो वो एक यूथ ने भेजा था मेरे पास, मुझे समय नहीं था, कि जब महिलाएं लड़ने आती हैं तो बराबरी की बात करें, ये ना कहें कि हमें ये और दें और वो और दें। शायद उनको पूरी बात नहीं समझ आई। महिला अधिकारी कुछ नहीं मांग रही हैं, पुरुषों की तरह सिर्फ पेंशनेबल सर्विस मांग रही हैं। ये नहीं मांग रही हैं कि हमें कुछ कम कर दो या हमें ज़्यादा दे दो, कुछ नहीं मांग रही हैं। पुरुषों को तो फ्री में मिली हुई है ना, तो सिर्फ वो पेंशनेबल सर्विस मांग रही हैं। अपना उनका भी तो जो उन्होंने जो अपने बेस्ट यूथ ईयर्स इस सेना को दिए हैं, वो केवल पुरुषों को ही वो हक क्यों दे? उतना ही मांग रही हैं। कोई महिला अधिकारी ये नहीं कहती कि मुझे कम काम करना है, मुझे उस मिशन पे मत भेजो, मुझे वहां मत भेजो। ये तो महिला अधिकारी मांग ही नहीं रही। इसमें तो वो पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन करके दिखा चुकी हैं। वो सिर्फ पेंशनेबल सर्विस मांग रही हैं और कुछ नहीं। तो महिलाएं जो मांग रही हैं उसका महत्व समझे, और वो मांग रही है जो पुरुषों को ऑलरेडी मिला हुआ है। ऐसा हमारा कहना है कि हम कुछ अलग से नहीं मांग रहे हैं, जो ऑलरेडी कमीशन पुरुषों को मिला हुआ है हमारे साथियों को, वो मांग रहे हैं। तो आभार प्रदर्शन के लिए गौतम कोठारी जी, उसके बाद राष्ट्रगान और हम खत्म करेंगे। आज के हमारे मुख्य वक्ता अनुमा आचार्य जी, सत्यनारायण पटेल जी और उपस्थित सभी अभ्यास मंडल के श्रोतागण, आज लगभग दिन में यानी काफ़ी समय आपके अनुपा आचार्य जी के साथ रहने और उनसे चर्चा का मौका मिला। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, जो चर्चा में जो अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि दिल तो बाद में दिखता है, जुबान पहले पहचान कराती है।
तो मैंने उस पर एक शेर कहा है, लफ्ज चाहे तो मैं, लफ्ज दिल की इनायत का आईना है, लफ्ज दिल की इनायत का आईना है, जुबा से ही रूहों का रिश्ता बनता है। तो रूह का एक रिश्ता उनके साथ, आप सबके साथ बना और उन्होंने बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया उद्बोधन दिया, जिसकी कल्पना में आज दिन में उनके साथ चर्चाओं में करता रहा था। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आप यहाँ आई और हम सबको एक अच्छे वक्ता को सुनने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला और आपकी जो सोच है वो अत्यंत परिपक्व है। निश्चित रूप से महिला और पुरुष का समान अधिकार हमारे संविधान में ही दिया हुआ है। जब हम उद्योगों में ये बात करते हैं तो वहाँ हम दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये कानून हमें कहता है। तो वही अधिकार सेना में भी महिलाओं को बराबरी से मिलना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमति रखते हुए आपका और समस्त सदन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। कल के हमारे अतिथि हैं अमीश अवस्थी जी, जो कि रिटायर्ड IAS है और अभी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सलाहकार हैं।